एक सवाल है जो शायद सुनने में अजीब लगे। क्या भारत में कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला हो सकती है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी हो? अरबों साल। अरबों साल, ये तो और भी हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते। हम हमेशा हिमालय की ऊंचाई और उसकी भव्यता के बारे में ही सोचते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन हमारे ही देश में एक ऐसा बूढ़ा पहाड़ है जिसने पृथ्वी का वो समय देखा है जब हिमालय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और वही है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, अरावली। अरावली। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बना कैसे, आज हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है, और सबसे डरावनी बात, अगर ये न हो तो क्या होगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक भौगोलिक चर्चा नहीं होगी, ये कहानी है एक ऐसे खामोश प्रहरी की जो उत्तर भारत की, आप कह सकती हैं, जीवन रेखा है। तो चलिए इस अरबों साल पुरानी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये हिमालय से भी पुराना है, तो हम कितने पुराने की बात कर रहे हैं? हम बहुत बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका निर्माण आज से लगभग 1.5 से 2.5 अरब साल पहले हुआ था। 2.5 अरब साल, ये सोचना भी मुश्किल है। मतलब जब अरावली बन रही थी तब पृथ्वी पर जीवन के नाम पर शायद सिर्फ समुद्र में तैरने वाले वो सिंगल सेल वाले जीवी थे। बिल्कुल, डायनासोर्स तो भूल ही जाइए। हाँ, वो तो इसके बनने के अरबों साल बाद आए और चले भी गए। आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। ये उस दौर की बात है जब पृथ्वी की जमीन आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। इसका निर्माण एक भूगर्भीय प्रक्रिया से हुआ जिसे वलन या फोल्डिंग कहते हैं। हाँ, तो ये एक वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन है। ये फोल्ड माउंटेन का क्या मतलब है? क्या ये किसी कागज की तरह फोल्ड हो गया था? बिल्कुल यही। सबसे आसान तरीका इसे समझने का यही है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी की सतह कई बड़ी बड़ी प्लेटों में बटी हुई है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब दो ऐसी प्लेटें एक दूसरे से टकराईं तो उनके बीच की जमीन पर जबरदस्त दबाव पड़ा और वो एक कागज की तरह मुड़कर ऊपर उठ गई। अच्छा, तो हिमालय भी ऐसे ही बना है? हाँ, हिमालय भी ऐसे ही बना है, बस वो एक बहुत ही नई घटना है। अरावली उस प्रक्रिया का सबसे पुराना, सबसे पहला गवाह है। एक मिनट, अगर ये हिमालय की तरह ही बना था और उससे भी इतना पुराना है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये कभी हिमालय जितना ही ऊंचा और विशाल हुआ करता था? हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा भव्य। अरबों साल पहले ये दुनिया के सबसे ऊंचे और शानदार पहाड़ों में से एक रहा होगा जिसकी चोटियां बादलों से बातें करती होंगी। तो फिर आज ही इतना छोटा और घिसा हुआ क्यों रह गया है? वो सारा पहाड़ गया कहाँ? यहीं पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये अरबों साल तक हवा, पानी, मौसम की मार झेलता रहा और इस प्रक्रिया को हम अपरदन या इरोजन कहते हैं। इरोजन, तो ये बस वक्त के साथ घिस गया? हाँ, और वो घिस कर कहीं गया नहीं। उसका बड़ा हिस्सा हवा और पानी के साथ बहकर आज के उत्तर भारत के मैदानों में जमा हो गया। क्या बात है! यानी एक तरह से इस बूढ़े पहाड़ ने अपनी जवानी और अपना शरीर कुर्बान करके वो उपजाऊ जमीन बनाई है जिसे आज ये रेगिस्तान बनने से बचा रहा है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब जिन मैदानों में आज खेती होती है वो इसी पहाड़ की देन है। बिल्कुल। तो आज ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? आज इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, फिर पूरे राजस्थान को पार करके हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है। दिल्ली तक? हाँ, जहां इसे हम दिल्ली रिज के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर करीब 800 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है ये। और क्या इसकी कोई ऊंची चोटी भी है, जैसे हिमालय में एवरेस्ट है, या ये अब बस छोटी छोटी पहाड़ियां ही रह गई हैं? नहीं, इसकी अपनी एक शान है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है, जो करीब 1722 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो ये तो हुई इसके अरबों साल पुराने जन्म और त्याग की कहानी। लेकिन आज की तारीख में इस घिसे पिटे बूढ़े से दिखने वाले पहाड़ की हमारे लिए इतनी अहमियत क्यों है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा काम तो वो है जो हमें शायद रोज दिखाई भी नहीं देता, रेगिस्तान को रोकना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे गुमनाम काम है। अरावली थार के रेगिस्तान और पूर्वी भारत के उपजाऊ मैदानों के बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। एक दीवार?
हाँ, ये गर्म और रेतीली हवाओं को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती है, जिससे हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका मरुस्थल बनने से बचा हुआ है। मतलब अगर ये दीवार ना हो तो रेगिस्तान की रेत हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही होती। बना किसी शक के। तो ये एक विशाल प्रहरी है जो चुपचाप रेगिस्तान को उसकी हदों में, बिल्कुल, एक प्राकृतिक दीवार। हाँ, एक दीवार की तरह रखे हुए है। लेकिन मैंने सुना है कि ये मौसम पर भी असर डालता है। अब इतनी कम ऊंचाई होने के बावजूद ये बारिश कैसे करवा सकता है? ये भूगोल का एक बहुत ही रोचक पहलू है। जब दक्षिण पश्चिम से मानसून की नमी वाली हवाएं आती हैं, तो अरावली उनके रास्ते में आ जाती है। भले ही ये बहुत ऊंची ना हो, लेकिन ये उन हवाओं को ऊपर उठने के लिए मजबूर कर देती है। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, वे ठंडी होती हैं और उनकी नमी बादलों में बदलकर बारिश कर देती है। अच्छा, इसी वजह से राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कुछ वर्षा हो पाती है। तो ये हवाओं को रोककर उनसे एक तरह से पानी निचोड़ लेता है। और बात सिर्फ बारिश तक ही तो सीमित नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। जहां पहाड़ और बारिश हों, वहां से नदियां भी निकलती होंगी। बिल्कुल, ये सिर्फ बारिश करवाता नहीं, बल्कि उस पानी को सहेजता भी है। लूनी, बनास और साबरमती जैसी कई महत्वपूर्ण नदियां अरावली से ही निकलती हैं। और इससे भी जरूरी बात, इसकी चट्टानों और जंगलों की बनावट ऐसी है कि ये बारिश के पानी को एक स्पंज की तरह सोख लेती है। इससे हमारा भूजल यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। और ये दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं होगा। बिल्कुल, जहां पानी की मांग हमेशा बनी रहती है। यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास भी है। हमारे स्रोत बताते हैं कि यही पहाड़ तांबा, जस्ता और संगमरमर जैसे कीमती खनिजों से भरा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। और यहीं इसकी सबसे बड़ी त्रासदी छिपी है। अच्छा, जो चीज इसे आर्थिक रूप से इतना मूल्यवान बनाती है, यानी खनन, वही इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। इन खनिजों को निकालने के लिए हम अपने संरक्षक को अंदर से खोखला कर रहे हैं। ये एक अजीब कश्मकश है। बहुत बड़ी। तो हमारे पास रेगिस्तान को रोकना, बारिश करवाना, नदियों और ग्राउंड वाटर का स्रोत होना और खनिज संपदा, ये सूची तो काफी लंबी है। और अगर हम इन सब बिंदुओं को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखें, तो हम पांचवें और शायद सबसे जरूरी फायदे पर पहुंचते हैं, पर्यावरण का संतुलन। पर्यावरण का संतुलन। हाँ, ये सिर्फ एक चट्टानी दीवार नहीं है। ये तेंदुओं, हाइना और सैकड़ों तरह के पक्षियों और पौधों का घर है। ये एक समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का केंद्र है। साथ ही इसके जंगल दिल्ली एनसीआर जैसे कंक्रीट के जंगलों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, तापमान को काबू में रखते हैं और प्रदूषण को सोखते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि हम अरावली को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इन सब फायदों का असली मतलब और इसकी असली कीमत शायद हमें तभी समझ आएगी जब हम वो सोचें जो हमारे श्रोता हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर अरावली को हटा दिया जाए तो क्या होगा। ये ख्याल ही डरावना है। डरावना तो है। ये डरावना है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अनजाने में ही सही इसे उसी रास्ते पर धकेल रहे हैं। अगर अरावली ना हो तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जिसका पहला और सबसे सीधा असर होगा रेगिस्तान का फैलाव। इसका मतलब थार का रेगिस्तान जो भी राजस्थान तक सीमित है, वो बिना किसी रोक टोक की पूरब की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। बिल्कुल। हरियाणा के हरे भरे खेत, दिल्ली के बाहरी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब धीरे धीरे रेत के टीलों में बदलने लगेंगे। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और रेत के साथ साथ आएगा दूसरा बड़ा संकट, सूखा। सूखा? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, अरावली मानसूनी हवाओं को रोकती है। अगर ये दीवारें नहीं होगी तो नमी से भरी हवाएं बिना बरसे, बिना रुके सीधे आगे तिब्बत की ओर निकल जाएंगी। तो बारिश ही नहीं होगी। इस पूरे इलाके में बारिश में भारी कमी आ जाएगी, जिससे भयंकर सूखा पड़ेगा। और अगर बारिश नहीं होगी और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज नहीं होगा, बिल्कुल, तो इसका सीधा मतलब है एक भयानक जल संकट, विनाशकारी जल संकट। भूजल का स्तर बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। आज हम जो बोरवेल और ट्यूबवेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब सूख जाएंगे। बाप रे। और जो नदियां यहाँ से निकलती हैं, जैसे बनास और साबरमती, उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वो या तो सिर्फ बरसात में बहने वाली नदियां बनकर रह जाएंगी, या शायद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। मतलब पीने के पानी के लिए त्राहिमाम मचाएगा। बिल्कुल। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। पानी नहीं, बारिश नहीं और चारों तरफ फैलती हुई रेत। इसका पर्यावरण और वहां रहने वाले जीव जंतुओं पर क्या असर पड़ेगा? पर्यावरण का पूरा संतुलन ही ढह जाएगा। जब जंगल और पहाड़ी नहीं रहेंगे, तो वहां रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं।
पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हरियाली के खत्म होने से गर्मी और प्रदूषण में भयानक बढ़ोतरी होगी। दिल्ली और आसपास के शहर जो आज ही प्रदूषण और हीट आइलैंड इफेक्ट से जूझ रहे हैं, उनकी हालत रहने लायक नहीं बचेगी। गर्मियों में तापमान शायद 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाए। और इन सब का सीधा और सबसे भयानक असर हम इंसानों पर पड़ेगा। यकीनन। खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, पीने के पानी का संकट हमारी रोज की सच्चाई बन जाएगा और लोगों को बड़े पैमाने पर इन इलाकों से पलायन करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं होगा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट बन जाएगा। हमारे स्रोत में एक बहुत सीधी और स्पष्ट तुलना की गई है जो इस पूरी स्थिति को शीशे की तरह साफ कर देती है। हाँ, वो हमें दिखाती है कि हम किस दौराहे पर खड़े हैं। बिल्कुल, उसे एक बार देखते हैं। अगर हम दोनों स्थितियों को आमने सामने रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जब तक अरावली मौजूद है तब तक रेगिस्तान नियंत्रण में है। मानसून की वर्षा होती है, नदियों और भूजल का संरक्षण होता है, जैव विविधता फलती फूलती है और पर्यावरण में एक संतुलन बना रहता है। और अगर अरावली नष्ट हो जाए तो रेगिस्तान हरियाणा और दिल्ली तक फैलेगा, भयंकर और स्थायी सूखा पड़ेगा, एक गंभीर जल संकट पैदा होगा, जैव विविधता खत्म हो जाएगी और पर्यावरण में एक ऐसा असंतुलन आ जाएगा जिसे ठीक करना नामुमकिन होगा। ये अंतर हमें बताता है कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर भारत की जीवन रेखा है। ये एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जो करोड़ों सालों से इस क्षेत्र को रहने लायक बनाए हुए है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला सिर्फ एक भौगोलिक संरचना या कुछ पुरानी चट्टानें नहीं हैं। ये अरबों साल पुराना एक जीता जागता सिस्टम है, एक प्राकृतिक प्रहरी है जो रेगिस्तान को रोकता है, हमें पानी देता है और पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को संतुलित रखता है। सही बात है। स्रोत में दी गई चेतावनियां बहुत स्पष्ट हैं। इसके विनाश का मतलब होगा मरुस्थलीकरण, सूखा और एक गंभीर जल संकट को सीधा निमंत्रण देना। ये एक ऐसी गलती होगी जिसे हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कभी नहीं। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि हमने चर्चा में पाया कि अरावली संगमरमर और तांबे जैसे मूल्यवान खनिजों का स्रोत है, जिससे खनन जैसी आर्थिक गतिविधियां होती हैं और लोगों को रोजगार मिलता है। एक तरफ विकास की जरूरत। हाँ,